नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे टेक्नीशियन एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस यूथ कंपटीशन का न्यू एडिशन का सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर का स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में बायोलॉजी का क्लास 4 वीडियो देखेंगे और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। सबका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। तो पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि संयोजी उत्तक जो है, जैसे रक्त यानी कि जो ब्लड होता है, हड्डी होता है, ये सब संयोजी उत्तक में आता है। ठीक है, तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। इसमें पूछा लाल संवहनीय संयोजी उत्तक कौन सा होगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रुधिर जो है यानी कि रक्त एक लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा भूरना अवस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यह हल्का क्षारीय होता है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा, जल से कुछ भारी, अपारदर्शी तथा इसे संवहनीय संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट याद रखना है आपको, जो कि पूछा जाता है। इसे ये पूछ लिया जाएगा रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, रक्त का निर्माण पूछे या तो WBC का निर्माण पूछे, वो भी अस्थि मज्जा में। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, कुछ भी पूछ ले तो वो क्या आंसर देना, अस्थि मज्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हड्डी भी संयोजी उत्तक है और रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक, नेक्स्ट है कि डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो वाहिका उत्तक जो है ये ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का एक समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों व प्रोटीनों का स्राव व संश्लेषण करती है। नेक्स्ट है पादप उत्तक है ना, प्लांट टिश्यू से संबंधित प्रश्न आएगा। निम्नांकित चित्र ए और बी, यानी कि 2 चित्र दिया हुआ है, ए और बी है ना, ए है ये और बी ये। ठीक है, तो निम्नांकित चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ उत्तकों है ना, स्क्लेरेंकाइमा को दर्शाते हैं। फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों है। दोनों है क्या, स्क्लेरेंकाइमा यानी कि पौधों में पाए जाने वाला दृढ़ उत्तक है, फिर भी दोनों की संरचनाएं अलग क्यों है। ठीक है, तो इसका अलग क्यों, देखते ऑप्शन है। क्योंकि ए जो है यानी कि चित्र ए जो है ये अनुप्रस्थ काट है और बी चित्र जो है अनुदैर्ध्य काट है ना। ए अनुप्रस्थ काट और बी अनुदैर्ध्य काट है ना। अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ यानी परपेंडिकुलर वाला होता है, और अनुदैर्ध्य जो होता है वो अनुदैर्ध्य, जैसे कि ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या है, ये है अनुप्रस्थ। ठीक है, और ये है अनुदैर्ध्य काट। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ना। ये ए अनुप्रस्थ काट है और बी अनुदैर्ध्य काट है। ठीक है, अब इसको यहाँ थोड़ा जो डिस्कशन दिया हुआ है उसको भी पढ़ते हैं। प्रश्न ए में दिए गए चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ उत्तकों यानी स्क्लेरेंकाइमा को दर्शाते हैं, परंतु उनकी संरचनाएं अलग है क्योंकि ए दृढ़ उत्तक के अनुप्रस्थ काट एवं बी दृढ़ उत्तक यानी कि स्क्लेरेंकाइमा के अनुदैर्ध्य काट को प्रदर्शित करता है। दृढ़ उत्तक की परिपक्व कोशिकाएं निर्जीव होती है। इसकी कोशिकाओं की भित्तियों पर लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव होता है, जिससे कोशिका भित्ति अधिक मोटी हो जाती है। इसका काम पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। यह 2 प्रकार की होती है, दृढ़ उत्तक रेशे और दृढ़ कोशिकाएं। गौरतलब है कि अनुप्रस्थ काट में दृढ़ उत्तक रेशों का आकार बहुभुजीय, आयताकार या गोल हो सकता है तथा दृढ़ कोशिकाएं आकार में अनियमित एवं छोटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 2-3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको याद रखना है। कौन सा है वो देखिए, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा से कई क्वेश्चन इसमें भी आएगा, और जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था तो ये कई क्वेश्चन पूछा गया था। स्क्लेरेंकाइमा हो गया, जैसे पेरेंकाइमा हो गया, कोलेंकाइमा हो गया, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्क्लेरेंकाइमा का क्या कार्य होता है, तो ये पौधों में क्या होता है, मजबूती और जो कठोरता ये प्रदान करता है स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा उत्तक पौधों में मजबूती और कठोरता प्रदान करता है, स्क्लेरेंकाइमा।
एक आता है पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा जो है भोजन बनाता है पौधों में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में वो भाग लेता है, पेरेंकाइमा, ठीक है। और एक है कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा क्या है, पौधों में ये लचीलापन प्रदान करता है, कौन, कोलेंकाइमा, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो पुराने जाइलम में जो अपशिष्ट संग्रहित होता है वो होता है रेजिन या रेजिन और गोंद होता है, ठीक है। पुराने जाइलम में जो, जैसे कि पेड़ देखते होंगे ना, तो पेड़ पे यहाँ कई पेड़ों पर देखते होंगे यहाँ इसका क्या गोंद जैसा यहाँ पेड़ के ऊपर लग जाता है, ठीक है। तो वही होता है, वो जमा होता है, रेजिन और गोंद जमा होता है यहाँ, वो पुराने जाइलम में जमा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। जाइलम एक ऐसा जटिल ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है, संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है और रसारोहण की क्रिया पौधों में जाइलम वाहिनियों के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से दो अति महत्वपूर्ण मर्स याद रखना है, एक जाइलम होता है, एक फाइलम होता है, ठीक है, फ्लोएम। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पौधों में टहनियों तक या तो पत्तियों तक जल का वहन कौन करता है, तो जल का वहन करता है जाइलम, ठीक है, याद रखना है। जल का वहन कौन करेगा, जाइलम, है ना, जल का वहन करेगा जाइलम। और भोजन का वहन करता है, भोजन का वहन करता है कौन, फ्लोएम। इसको याद कैसे रखना है, देखिए जल जाइलम, जल जाइलम, जल का आएगा यानी पानी भी पूछेगा तो ध्यान कैसे रखना है, जल से, है। पानी का वहन कौन करता है, तो जल जाइलम। और भोजन का वहन करता है खाद्य पदार्थ, यानी भोजन का वहन करता है फ्लोएम। इसको याद कैसे रखना है, भोजन का इंग्लिश क्या आता है, फूड, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, जल जाइलम और फूड फ्लोएम, है ना। जल का वहन करता है जाइलम और फूड का फ्लोएम, ठीक, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में कौन सही है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ ये ध्यान रखना है, पादपों में जो अपशिष्ट होता है वो कहाँ जमा होता है, अभी पीछे भी पढ़े थे, तो ये ध्यान में रखना है। कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद जो है वो रेजिन के रूप में संचित होते हैं, है ना, रेजिन या गोंद के रूप में, या तो रोल भी कहा जाता है, रोल बोलिए, या तो रेजिन, रेजिन के रूप में ये संचित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये पादपों के अपशिष्ट से संबंधित है। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रोल यानी कि रेजिन के रूप में संचित होते हैं, और कहाँ, पुराने जाइलम में होता है, ये भी ध्यान रखना है। पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है। नेक्स्ट है एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी, है ना। रंगीन उत्तक कहाँ पाया जाता है, यानी कि एक चित्र दिया हुआ है नीचे का, देखिए एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा गया है, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में ये रखा गया है, ठीक है। अब क्या बोला आगे, रखा गया है जैसे कि चित्र में दिखाया गया, और कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वो कैसी दिखेगी, तो वो कैसी दिखेगी, तो ये दिखेगी, देखिए ऐसी कलर हो जाएगा ना, ये दिखेगी, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है तो कुछ घंटों के बाद टहनी काट दी जाएगी तो वो चित्र ए की तरह दिखेगी। नेक्स्ट है कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के निम्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो कहाँ, तो जड़ों, बीजों, फलों और विभज्योतकों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कहाँ तक पहुंचाया जाता है, तो जड़ों, बीजों, फलों और विभज्योतकों तक पहुंचाया जाता है। कौन पहुंचाता है, फ्लोएम, है ना, ठीक है। यहाँ देखिए फ्लोएम पहुंचाता है कौन, भोजन को, भोजन को फ्लोएम, फूड फ्लोएम, और जल को जाइलम, ठीक है। देखिए पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के
जड़ें पौधे के जड़ों, बीजों, फलों और विभज्यतों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम संवहनी पौधों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाले जटिल ऊतक होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? फ्लोएम में क्या होता है? भोजन का गति करता है। तो इसमें कौन सा सही बताया गया, कौन सा चित्र में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये वाला सी। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण दर्शाया गया है फ्लोएम में। और फ्लोएम का क्या था विशेषता कि जड़ों, बीजों, फलों और विभज्यतों तक पहुंचाता है। ठीक है, जड़ों, फलों और विभज्यतों तक पहुंचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी में दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है? तो संवहनी ऊतक का भाग नहीं है कौन सा? तो ये कोलेंकाइमा संवहनी ये नहीं करता। देखिए, संवाहिका करेगा और वाहिका और पेरेंकाइमा ये करेगा, संवहनी ऊतक में आता है, लेकिन ये नहीं। देखिए, ये क्या होता है? लचीलापन प्रदान करता है। कोलेंकाइमा जो है पादपों में क्या होता है? लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, कोलेंकाइमा कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है। ये कोशिकाएं संवहनी ऊतक को समर्थन प्रदान करती है तथा यांत्रिक चोट के खिलाफ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोलेंकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं, इनमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फ्लोएम के माध्यम से, पहला क्या? फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग द्वारा होता है, ये सही है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में लाया जाता है, ये भी सही है। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला सी नंबर गलत था, क्योंकि ऊर्जा के उपभोग जो है एटीपी के द्वारा होता है। यहाँ पर क्या लिखा था? जीटीपी, ये असत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकों को जलरोधी बनाता है? तो निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो लिग्निन जो है ये जाइलम वाहिकों को जलरोधी बना देता है। कौन? लिग्निन। ठीक है, देखिए, लिग्निन जाइलम वाहिकों को जलरोधी बनाता है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है। इसके कई जैविक कार्य हैं, जैसे जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध आदि। नेक्स्ट है, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करते हैं? पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। ठीक है, पुराने जाइलम हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं, पत्तियों में, रसधानियों और पुराने जाइलम में। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो वहन करता है किसका? तो ये करता है भोजन का। भोजन यानी क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोषकों का, है ना, पोषकों का परिवहन करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो ये संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक क्या है? संवहनी ऊतक के कारण ही जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है संवहनी ऊतक, जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि उपस्थित जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। संवहनी ऊतक के प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम है। संवहनी ऊतक में कोशिकाएं सामान्यतः लंबी और पतली होती है। नेक्स्ट है,
सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, पहला है कि उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति। मृत कोशिका होती है किसमें? पादप में, ठीक है। प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं उपस्थिति होती है और गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है। यानी कि जैसे देखिए क्या होता है कि प्राणी क्या है, अपने भोजन प्राप्त करने के लिए या तो कोई काम से इधर उधर चलता है ना, गतिशील होता है, गति करता है। लेकिन क्या है, पादप जो है वो गति नहीं करता है, तो इसलिए उसमें वो क्या ऊर्जा, अब जितना आदमी चलेगा इधर उधर जाएगा तो ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन इसमें कम ऊर्जा की खपत होती है। इसके ये कारण ये भी है ना। तो ए और बी अभी तक सही है। फिर सी में क्या है, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं, तो इसका वो कारण नहीं है। श्वसन के दौरान पादप O2 मुक्त करते हैं, ये भी उसका मुख्य कारण नहीं है। तो ए और बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, ए और बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? पुराने जाइलम में कौन होता है? तो क्या हुआ था, रेजिन है ना, रेजिन या तो रोल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। पौधों में कोई उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। रोल अथवा रेजिन पौधों का एक उत्सर्जी पदार्थ है ना। रेजिन, गोंद, टेनिन जैसे सभी उत्सर्जी पदार्थ और अपशिष्ट उत्पाद पौधों के जाइलम कोशिकाओं में एकत्रित होते हैं, जो बाद में मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर कहाँ? तो पुराने जाइलम में संचित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है ना, पुराने जाइलम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? तो फ्लोएम के संबंध में कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला क्या, फ्लोएम के सभी कोशिकाओं में छिद्रित दीवारें होती है, ये गलत है। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती है, ये भी गलत है। फ्लोएम का परिवहन एक दिशीय होता है, ये भी गलत है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है, ये सही है फ्लोएम के बारे में, ठीक है ना। भोजन का ये परिवहन करता है फ्लोएम, और जल का जाइलम। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है? तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद यानी पोषक तत्व, पोषक यानी कि भोजन, तो भोजन यानी कि फूड फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी। और जल का पूछे वहन कौन करता है? तो जाइलम। कोलेंकाइमा क्या है? कोलेंकाइमा ये पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि चालनी पट्टिकाएँ यानी सिव प्लेट्स डैश में पाई जाती है। तो चालनी पट्टिकाएँ जो पट्टिकाएँ ये पाई जाती है कहाँ? फ्लोएम नली कोशिकाओं में। फ्लोएम नली कोशिकाओं में चालनी पट्टिकाएँ पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस साइट यानी स्थान का उपयोग किया जाता है? वास्तविक और उल्टा। यानी कि देखिए, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। जाइलम एक अस्थायी जटिल उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। समारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित आरेखों में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा का निरूपण करता है? तो कौन सा आरेख जो है ये पौधे के तने में परिवहन की दिशा का सही निरूपण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये होगा बी, है ना, बी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा, चित्र बी में है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि जाइलम वाहिकाएं पादप की जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर
जल और खनिज के परिवहन का कार्य करती है। और फ्लोएम वाहिकाएं पादप के शीर्ष आहार तक भोजन का स्थानांतरण करती है। अतः चित्र बी आरेख पादप के तने में परिवहन की सही दिशा का निरूपण करता है। नेक्स्ट है जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो जल के परिवहन में कार्य कौन सा, जाइलम का इसमें कौन सा घटक नहीं करता है, तो ये जाइलम तंतु नहीं करता है। बाकी जाइलम मृदुतक करता है, जाइलम बाही निकायें और जाइलम वाहिकाएं ये सब करता है, लेकिन जाइलम तंतु नहीं करता है। ठीक है, जाइलम जटिल उत्तक का उदाहरण है। यह मूल से पानी यानी कि जड़ से पानी तथा खनिज लवण को तने और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन उत्तक की तरह कार्य करता है। ये 4 उत्तकों यानी कि बाही निकायें, वाहिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम पेरेन्काइमा से मिलकर बना है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है और इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। यह जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है कि डैश रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। तो मेरिस्मेटिक विकास है ना, मेरिस्मेटिक विकास रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने की वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ भी समझिए कि मेरिस्मेटिक विकास रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। विभोज्योतक उत्तक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जिनमें विभाजित करने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो कठोर और दृढ़ बनाता है कौन, तो आपको बताए थे 3 याद रखना आपको। एक क्या आता है स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या है पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण में ये भाग लेता है। कोलेन्काइमा ये क्या करता है पादपों में ये क्या लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया स्क्लेरेन्काइमा कठोर और दृढ़ता ये प्रदान करता है। नेक्स्ट है जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वो है वाहिनिका और वाहिका, वाहिनिका और वाहिका। ठीक है, ये क्या है जाइलम के वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखिए जाइलम 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात वाहिनिका, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और दारू मृदुतक। जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है, बाकी सभी मृत है। नेक्स्ट है कि पौधों में विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो देखते हैं ऑप्शन, ये विभेदन के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए पौधों में विभेदन जो होता है डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है और एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है, जैसे कि श्वास नली तत्वों के निर्माण के समय प्रोटोप्लाज्म का खो जाना। नेक्स्ट है एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है, तो कहाँ करता है, देखिए जब भी आए कि पौधे या पादप अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करेगा, तो पुराने जाइलम में। नेक्स्ट है किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है, तो ये कहाँ फ्लोएम में। ठीक है, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है, तो फ्लोएम में। फ्लोएम यानी कि ये क्या करता है भोजन को पत्तियों तक पहुँचाता है ना, भोजन को जड़ से पत्तियों और टहनियों तक पहुँचाता है भोजन को, फ्लोएम फूड को, और जल जो है जल को पहुँचाता है कौन, जाइलम। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं
हमें फ्लोएम में मिल सकती है। फ्लोएम कार्बनिक पोषक तत्वों के परिवहन और वितरण के प्रभारी संवहनी ऊतक है। फ्लोएम सिग्नलिंग अणुओं का मार्ग भी है और पौधे के शरीर में एक संरचनात्मक कार्य करता है। नेक्स्ट है मृदुतक यानी कि पेरेंकाइमा। पौधे में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित लवक यानी कि क्लोरेंकाइमा और वायुतक क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर समझिए। देखिए मृदुतक यानी कि पेरेंकाइमा जो है पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला एक सरल अस्थायी ऊतक है। कौन? पेरेंकाइमा। तो सरल ये अस्थायी ऊतक है पौधों में पाया जाने वाला, लेकिन कुछ पौधों में इसे किसको? तो पेरेंकाइमा को ही क्लोरेंकाइमा यानी कि हरित ऊतक और वायु ऊतक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरित ऊतक जो है ना, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और वायु तक में वायु अवकाश होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रोल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो देखिए गोंद और रोल यानी कि रेजिन और ये क्या है? अपशिष्ट उत्पाद। ये कहाँ संग्रहित होगा? पुराने जाइलम में। नेक्स्ट है निम्नांकित चित्र पौधों में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? ठीक है, कौन सा भाग दर्शाता है ना? तो यहाँ दिया हुआ जैसे कि ए, इसका ए भाग दिया हुआ है, यहाँ बी, यहाँ सी भाग ये वाला दिया हुआ है और डी यहाँ ये वाला दिया हुआ है। तो ये पूछा है कि कौन सा भाग जो है कि चित्र में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है और कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक होता है? तो परिवहन में सहायक होता है वो है आपका ये वाला, ये एरिया परिवहन में सहायक होता है, ये बी है ना, बी वाला। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? तो जाइलम का कौन सा नहीं है? तो ये सहचर कोशिका नहीं है। ठीक है, जाइलम का घटक ये नहीं है। वाहिका, वाहिनिका और मृदुतक है। दिए गए विकल्पों में सहचर कोशिका जाइलम का एक घटक नहीं है। शेष जाइलम के घटक है। जाइलम पादप संवहनी ऊतक है जो जड़ों से पानी और घुले हुए खनिजों को पौधों के शेष हिस्सों तक पहुंचाता है और पादपों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? तो भोजन के संग्रहण के लिए कौन सी? तो भोजन के संग्रहण यानी कि प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनती है ना पौधों में, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है? पेरेंकाइमा। ठीक है, पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण, इसको याद ऐसे रखिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण पो आ रहा है ना, तो पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण और स्क्लेरेंकाइमा जो है वो दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है ना, कठोर पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। कौन? स्क्लेरेंकाइमा। और कोलेंकाइमा, देखिए कोलेंग लचीला, कोलेंकाइमा लचीला, कोलेंकाइमा लचीलापन प्रदान करता है। कोलेंकाइमा लचीलापन, ये दोनों याद रखिएगा तो स्क्लेरेंकाइमा अपने याद रहेगा। कोलेंकाइमा लचीला, कोलेंग लचीला प्रदान करता है। अब पेरेंग प्रकाश संश्लेषण, पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, और स्क्लेरेंकाइमा जो है वो कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पादपों के उत्सर्जन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला क्या है? अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में रोल यानी कि रेजिन और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं, ये तो सही है। ठीक है। दूसरा क्या पूछा? प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टोर्च के रूप में संचित हो सकते हैं, तो ये गलत है। अपशिष्ट उत्पाद वो क्या होता है? पुराने जाइलम में और किसके रूप में? तो ये रोल और रेजिन के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो ये वाला गलत है। कौन सा गलत पूछा? तो ये गलत है। ठीक है। फिर आगे क्या? अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित हो सकता है, ये सही है। अपशिष्ट उत्पाद झड़ने वाली पत्तियों में संचित हो सकता है, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो मेरिस्मेटिक ऊतक जो है ये पशु ऊतक प्रकार नहीं है।
बाकी त्वचीय पशु यानी कि जीव यानी कि मानव यानी कि जंतु, ठीक है। जैसे संयोजी उत्तक, त्वचीय उत्तक, ये सब पशु उत्तक है, पेशी उत्तक है, लेकिन ये क्या होगा, पादप उत्तक है, ठीक है। जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक यानी कि त्वचीय उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक आदि पाए जाते हैं। और मेरिस्मेटिक उत्तक जो है ये पौधों में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पौधों में पाया जाता है। यह पादप उत्तक का एक प्रकार है। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार का होता है, विभज्योतक और अस्थायी उत्तक। नेक्स्ट है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल जाइलम, जल जैसी जल आए जाइलम, अब फूड आएगा, भोजन आएगा फ्लोएम, ठीक। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है, तो पानी, जैसे पानी यानी जल जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट है, मृदुतक और स्थूल उत्तक डेस उत्तकों के प्रकार है, तो ये सरल अस्थायी उत्तकों के प्रकार है। जो अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है उसे अस्थायी सरल उत्तक कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रेंकाइमा जो कि प्रेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण, अस्क्रेनकाइमा दृढ़ उत्तक यानी कि ये दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती और कठोरता। कोलेंकाइमा यानी कि लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 190, पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला क्या है, जाइलम जो है जल और खनिजों का परिवहन करता है, ये सही है, जाइलम जल का है ना। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, ये भी सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से, फ्लोएम फूड को, ये भी सही है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, ये गलत है, ये गलत है। देखिए, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण जाइलम और फ्लोएम को जटिल उत्तक कहते हैं। ये दोनों पौधों में पाए जाने वाले संवहन उत्तक है। जाइलम जल और खनिजों के संवहन में और फ्लोएम भोजन के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, डेस उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो है संवहन पुल बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये उत्तक जो है संवहनी बंडल का गठन करता है, जाइलम और फ्लोएम डेस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो देखिए, फ्लोएम जो है चालनी नलिकाओं से मिलकर बना है, सहकोशिका से बना है, और फ्लोएम तंतु से बना है, लेकिन फ्लोएम वाहिका से नहीं बना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्लोएम वाहिका से नहीं। फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। दूसरा संवहन उत्तक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी उत्तक है और यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है, चालनी नलिकाएं, सखी नलिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत, देखिए पौधे को कठोर और मजबूत क्या बताएं, अस्क्रेनकाइमा। पेरेंकाइमा क्या बताएं, पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है ना, यानी कि भोजन वो बनाने में काम आता है। और कोलेंकाइमा लचीलापन, कोलेंग लचीला, और अस्क्रेनकाइमा हो जाएगा कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो बाह्य त्वचा, पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। देखिए, पौधों को संरक्षित करना, ये सही है। पौधों की बाह्य त्वचा यानी कि कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति जो होता है वो पौधों को संरक्षित रखना, और रोमों की सहायता से वायु की अस्थिर रोधन परत तैयार करना, ये भी सही है। बाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण, ये बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में इसको देखते हैं। बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य पौधे की शुष्कन यानी कि पादप शरीर से जल की हानि तथा संक्रमण से रक्षा करना है। पत्तियों के बाह्य त्वचा और छाल में स्थित अस्टोमेटा होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियों द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया
अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये विभेदन कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो किसकी? तो कोलेंकाइमा है ना, कोलेंकाइमा की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ठीक है, कोलेंकाइमा कौन क्या है? ये जो कि पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। पेरेंकाइमा ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। स्क्लेरेंकाइमा ये पौधों को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो है स्थूल कोन उत्तक हिंदी में बोलते हैं। कोलेंकाइमा की दोनों कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसको यहाँ भी देखेंगे कि पौधों में लचीलेपन का गुण अस्थायी उत्तक यानी स्थूल कोन यानी कि कोलेंकाइमा टिश्यू के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह उत्तक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, लेकिन इनके सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन जमा होती है, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं और इसमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट है पौधों में लचीलापन, लचीला कोलेंकाइमा और दृढ़ता और मजबूती स्क्लेरेंकाइमा। और एक क्या था? प्रकाश संश्लेषण में भाग जो लेता है यानी भोजन में बनाने में भाग लेता है, वो क्या कौन सा है? पेरेंकाइमा। ठीक है, तो ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से अस्थिर होती है? तो कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है वो कौन था? कोलेंकाइमा, जो कि लचीलापन प्रदान करता है। कोलेंकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी होती है? तो किसके? सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी होती है कोलेंकाइमा, जो कि पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? इसका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।